Hello and good morning. Welcome to our channel, The Next Level Academy. Today we will be doing the newspaper analysis of The Hindu in MCQ pattern. Today's date is 10th August 2024. So let's move on with our first question. तो पहला question है from the article HP, that is Himachal Pradesh cloudburst tragedy. तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द रीसेंट cloudburst in Himachal Pradesh primarily affected which river basin? B, Sutlej, Yamuna or Ravi? The correct answer will be option number A, that is B's. Okay. So, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ उसने प्रमुख रूप से 20 रिवर बेसिन 20 रिवर बेसिन को प्रभावित किया। क्लाउड बर्स्ट के बाद 20 नदी में पानी का स्तर अचानक से बढ़ गया, जिससे आसपास के इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। इस घटना से 20 रिवर बेसिन के किनारे वाले गांव और कस्बे काफी प्रभावित हुए, जहां लोगों को अपने घर और संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा। 20 रिवर बेसिन हिमाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जल विभाग है और यहाँ इस तरह की नेचुरल डिजास्टर्स का असर काफी सीरियस होता है। Now let's move on to our second number question, that is cloudbursts in Himachal Pradesh are primarily caused by monsoon winds, westerly disturbances, tropical cyclones, local convection currents. Now देखो convection currents, अब ये जितने भी terms है आपके, ये सारे geographical का static part में आ जाता है, geography का static parts में आ जाता है, physical geography basically. तो अगर आप चाहते हो कि ये आपको समझाया जाए, ज्योग्राफी कराया जाए स्टैटिक पार्ट में, तो डू कमेंट अस, वी विल डेफिनेटली डू इट एंड मेक अ वीडियो फॉर यू, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर विल बी द मॉनसून विंड्स। सो सी, हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बर्स्ट का मुख्य कारण मॉनसून विंड्स होती है। मॉनसून के दौरान जब मॉइस्ट विंड्स हिमालय के पहाड़ों से टकराती है तो ये विंड्स ऊपर उठती है और जल्दी से कंडेंस हो जाती है। इस प्रोसेस के वजह से बादल बनते हैं जो बारिश लेकर आते हैं, लेकिन कभी कभी ये कंडेंसेशन इतना तेज़ी से होता है कि बादल बहुत ज़्यादा पानी एक ही जगह पर इकट्ठा कर लेता है। ओके, जब ये बादल फूटते हैं तो वो पानी एक ही बार में नीचे गिराता है, जिसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। नाउ आई एक्सप्लेन यू कि ये क्लाउड बर्स्ट जो टर्म है ये एक्चुअली है क्या। नाउ क्लाउड बर्स्ट से बहुत ज़्यादा पानी एक छोटी सी जगह पर गिरता है। ओके, अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी स्थितियां पैदा कर सकता है यह क्लाउड बर्स्ट। नाउ ये इंसिडेंट मॉनसून सीजन के दौरान ज़्यादा देखा जाता है, खासकर हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में। ऑलराइट, now let's move on to a third number question, that is the recent cloudburst in Himachal Pradesh led to the highest damage in which sector? Now देखो, एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर में तो ऑफ कोर्स डैमेज हुआ ही है, लेकिन मेजर डैमेज हुआ है, हाईएस्ट डैमेज हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुआ क्लाउड बर्स्ट ने सबसे ज़्यादा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में किया। इस नेचुरल डिजास्टर के बाद सड़क, दैट इज रोड, पुल, ब्रिजेस, बिजली की लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस, ओके, एंड बिल्डिंग्स जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। बारिश और लैंडस्लाइड्स के वजह से रोड्स और ब्रिजेस बहुत ज़्यादा टूट गए, जिससे लोगों की डेली लाइफ और ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की इस डैमेज ने लोगों की कनेक्टिविटी और एसेंशियल सर्विसेज को काफ़ी असर डाला, जो रिकवरी प्रोसेस को भी मुश्किल बना देता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के इस डैमेज ने क्या किया, लोगों के जो कनेक्टिविटी और एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे खाने का, पीने का, मेडिसिन का, हॉस्पिटल का, उसमें काफ़ी असर डाला। ऑलराइट, सो इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान के वजह से ये रिकवरी और रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है, क्योंकि इसके बिना अफेक्टेड एरियाज में नॉर्मल सी वापस लाना मुश्किल होता है। Now let's move on to our fourth question, that is which district in Himachal Pradesh was the most affected by the recent cloud burst? It's not Shimla, Mandi और Solan. मंडी से कौन आया था? Which celebrity, Bollywood celebrity? कंगना रनौत, वो उनका वहाँ से वो लड़े थे। Okay. So the correct answer will be option number B, that is Kulu. Okay. सो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ
उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हुआ। ओके, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में इस क्लाउड बर्स्ट के बाद काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिससे नदियों में पानी का स्तर अचानक से बढ़ गया और आसपास के इलाके में बाढ़ और लैंडस्लाइड्स जैसे हालात बन गए। इस डिजास्टर ने कुल्लू के कई गांव, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचाया। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कनेक्टिविटी और डेली लाइफ पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा, जिससे वहां के लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। Now let's move on to our fifth question, that is cloud bursts are common phenomenon in which region of India? तो ऑफ कोर्स वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स नहीं होगा, डिकन प्लेट्यू नहीं होगा, हिमालयाज में होता है, मैंने पहले क्वेश्चन में बोला, सो इट विल बी वेस्टर्न हिमालयाज। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो क्लाउड बर्स्ट एक आम फेनोमिनन है वेस्टर्न हिमालयाज के क्षेत्र में। वेस्टर्न हिमालयाज जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों को कवर करता है, वहाँ क्लाउड बर्स्ट इंसिडेंट्स ज़्यादा देखे जाते हैं। ये एरिया ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं जहां मॉनसून के दौरान मॉइस्ट विंड्स हिमालय की पहाड़ियों से टकराती है और जल्दी से कंडेंस होती है। इस प्रोसेस के कारण बादल अचानक से फूट जाते हैं और एक छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा पानी एक ही बार में गिरता है, जिसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। मैंने पहले भी कहा, इजंट इट? सो वेस्टर्न हिमालयाज का रफ टेरेन और ऊंची पहाड़ियाँ क्लाउड बर्स्ट को और भी इंटेंस बना देता है, जिससे लोकल एरियाज में बाढ़, लैंडस्लाइड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज जैसे इंसिडेंट्स होने की संभावना बढ़ जाती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम दिस आर्टिकल। ओके, दिस आर्टिकल। सो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट क्यों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर रही, ये उस आर्टिकल से है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 aims to achieve a gross enrollment ratio GER of what percentage by 2035? That is total 100% वो अचीव कर लेगी gross enrollment ratio according to the national education policy of 2020. ओके, 2025 तक वो अचीव कर लेगी 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। सो यहाँ पे क्या कहा गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 का एम है कि 2035 तक ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो GER को 100% तक पहुंचाया जाए। इसका मतलब है कि भारत में स्कूल्स और हायर एजुकेशन में 100% स्टूडेंट्स एनरोल्ड होंगे, यानी जितने एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उन सभी को एजुकेशन मिल पाएगी। NEP 2020 का ये टारगेट इसलिए सेट किया गया है ताकि हर बच्चा और युवा को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और कोई भी एजुकेशन सिस्टम से बाहर ना रह जाए। ये पॉलिसी भारत के एजुकेशन सिस्टम में बड़े रिफॉर्म्स लेकर आने का प्लान करती है ताकि सभी स्टूडेंट्स को स्कूल्स और कॉलेज में एनरोलमेंट का इक्वल मौका मिल सके। Now the next question asks that which states government has been resistant to implementing the national education policy? The answer will be Tamil Nadu. So Tamil Nadu की सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP को इम्प्लीमेंट करने में रेजिस्टेंस दिखाया है। तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने NEP 2020 के कुछ प्रोविजंस जैसे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला और दूसरे रिफॉर्म्स को अपोज किया है। उनका कहना है कि ये पॉलिसी उनके राज्य के एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक नहीं है और ये स्टेट स्पेसिफिक नीड्स और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को ठीक से एड्रेस नहीं करती। इस वजह से तमिलनाडु ने NEP 2020 को अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करने से इनकार किया है। Now the next question is, the National Education Policy 2020 replaces which previous education policy? So it replaces the National Policy on Education 1986. Okay. ऑप्शन नंबर बी। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को रिप्लेस किया है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 भारत के एजुकेशन सिस्टम के लिए एक सिग्निफिकेंट फ्रेमवर्क था, जिसमें स्कूल और हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइंस दी गई थी। लेकिन 1986 के बाद देश में काफ़ी चेंजेस आए और एजुकेशन के चैलेंजेस भी बदलते गए, इसलिए 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP को इंट्रोड्यूस किया गया, जो नए ज़माने के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए बनाई गई थी। NEP 2020 का गोल है 21st सेंचुरी के डिमांड्स के हिसाब से एजुकेशन को मॉडर्नाइज करना और स्टूडेंट्स
को ग्लोबल सिटीजन्स बनाने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर of the National Education Policy 2020. So the correct answer will be flexibility in curriculum. Okay. So National Education Policy NEP 2020 का एक महत्वपूर्ण फीचर है flexibility in curriculum. Okay. So इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट्स और स्किल्स के हिसाब से सब्जेक्ट्स और कोर्सेज चूज करने की आज़ादी मिलेगी। ये फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेडिशनल रिजिड स्ट्रीम्स जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स को तोड़ती है। ओके और स्टूडेंट्स को इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन का मौका देती है। इस पॉलिसी के तहत स्टूडेंट्स अपने पैशन के हिसाब से डाइवर्स सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, जैसे साइंस के साथ म्यूजिक या कॉमर्स के साथ साइकोलॉजी। यह अप्रोच स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और उन्हें अपने करियर पाथ को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करने का अवसर देता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी से एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाता है, जिसमें उनके यूनिक टैलेंट्स और इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। ओके, नाउ our 10th number question asks that which committee was instrumental in drafting the National Education Policy 2020? So answer will be option number A, Kasturi Rangan Committee. Okay, so National Education Policy 2020 को ड्राफ्ट करने में कस्तूरी रंगन कमेटी जो भी बोलो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस कमेटी का नेतृत्व डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने किया, जिनके ऊपर ये कमेटी का नाम पड़ा है, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। कस्तूरी रंगन कमेटी को 2017 में एस्टेब्लिश किया गया था ताकि भारत के एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ड्राफ्ट की जा सके। कमेटी ने विशेष ध्यान स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग पर दिया और इन एरियाज में कई सजेशंस दिए। इस कमेटी के रिकमेंडेशंस के आधार पर ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तैयार की गई, जिसमें एजुकेशन के हर लेवल पर बड़े रिफॉर्म्स और इनोवेशंस को शामिल किया गया है ताकि भारत के एजुकेशन सिस्टम को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डेवलप किया जा सके। Now question number 11 is the RBI's decision to maintain the repo rate at 6.5% is primarily aimed at. So ये जो है आपका जो क्वेश्चन है ये एडिटोरियल से उठाया गया है। अब जो रेन ऑफ क्योर्स है, ये जो एडिटोरियल में एक आर्टिकल है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके अलावा सारे आर्टिकल्स ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? द RBI's, that is Reserve Bank of India's decision to maintain the repo rate at 6.5% is primarily aimed at, the reason is controlling inflation. Option number B is the correct answer. So RBI के रेपो रेट को 6.5% पर मेंटेन करने का मूल उद्देश्य इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो रेपो रेट वो दर होती है जिसमें RBI कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देती है। ओके, सो रेपो रेट वो चीज़ होती है जिसमें RBI कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन्स देती है। ओके, जब RBI रेपो रेट को हाई रखती है तो बैंक्स के लिए RBI से लोन लेना महंगा हो जाता है। इसके कारण बैंक्स अपने कस्टमर्स के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं, जिससे मार्केट में लोन लेना महंगा हो जाता है और लोग कम बोरो करते हैं। इससे मार्केट में मनी सप्लाई कम होती है, जो डिमांड को कम करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करती है। इस तरह 6.5% पर रेपो रेट को मेंटेन करके RBI का मेन फोकस इन्फ्लेशन को ठीक लेवल पर रखना है ताकि इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। Now next question is the editorial emphasizes the need for India to focus on. Now ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको द हिंदू का आपको न्यूज़पेपर चाहिए होगा, और जो न्यूज़पेपर है द न्यूज़पेपर है। ओके, तो जो द न्यूज़पेपर है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह करवाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, कंप्लीटली फॉर फ्री।
अगर आपको सुबह सुबह द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस का और द दैनिक भास्कर भी हम देते हैं, तो अगर उसका आपको न्यूज़पेपर चाहिए, द ई वर्जन न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप भी लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। नाउ एडिटोरियल में ये जोर दिया गया है कि भारत को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भारत को अपनी इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाते वक्त एनवायरनमेंट का भी पूरा ध्यान रखना होगा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते कई बार एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंचता भी है, टू बी ऑनेस्ट। इसीलिए ज़रूरी है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसे बनाए जाए जो नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ करके और पोल्यूशन और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को रोके। ऐसा कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाया जाए जिससे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हो, सस्टेनेबिलिटी का यूज़ हो, जिससे पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाए। इस बैलेंस को अचीव करने से भारत एक ऐसे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर चल सकता है जो लॉन्ग टर्म में एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेस और क्लीन एनवायरनमेंट बचा सके। ओके, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, ये इकोनॉमी का पार्ट है, अगर आप चाहते हैं तो इकोनॉमी भी कवर कर दिया जाएगा। Now the 13th number question is, which of the following is not a priority according to the RBI's latest monetary policy? So the answer is option number D, reducing the current account deficit. The reducing the current account deficit RBI की monetary policy के according priority में नहीं आता है। RBI की monetary policy का main focus inflation control करना, economic stability बनाए रखना, growth को promote करना होता है। ये policy tools जैसे repo rate, CRR जैसे cash reserve ratio और ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट्स को रेगुलेट करती है। करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस करना एक फिस्कल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी का पार्ट होता है जो कि प्राइमरीली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, आरबीआई के नहीं। ओके, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है ना कि आरबीआई के कोई इसमें उसका रूल नहीं होता, कोई उनका पावर नहीं होता। तो आरबीआई का फोकस ज़्यादातर माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ पर होता है। Let's move on to our 14th number question, that is the editorial suggests that for a resilient economy India must focus, option number C, focus on sustainable development। इसके लिए भी आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी द हिंदू की, वो मैंने आपको बताया है हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन करो, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो एडिटोरियल कहता है कि एक रेजिलिएंट इकोनॉमी बनाने के लिए भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना जो लॉन्ग टर्म में एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो और जो नेचुरल रिसोर्सेज को सुरक्षित रखे। इस अप्रोच से भारत अपने इकोनॉमिक गोल्स को अचीव कर सकता है बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्लियर एनर्जी सोर्सेज का यूज, पोल्यूशन कंट्रोल और नेचुरल रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल यूटिलाइजेशन शामिल है। इससे भारत अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकता है जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बेनिफिशियल होगा और इकोनॉमी को रेजिलिएंट बनाने में मदद करेगा। 15th नंबर क्वेश्चन बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल which sector is critical for achieving India's sustainable growth goal? So it will be option number C, renewable energy. Sustainable growth के लिए तो of course क्या चाहिए, renewable energy ही चाहिए होगा, isn't it? So एडिटोरियल के मुताबिक भारत के सस्टेनेबल ग्रोथ गोल के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर क्रिटिकल है। ऑलराइट, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर क्रिटिकल है। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर,
विंड और हाइड्रो पावर एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेस है जो पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करते हैं। इन सोर्सेस का उपयोग भारत के एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। अगर भारत अपने सस्टेनेबल ग्रोथ गोल्स को अचीव करना चाहता है तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना और इसे प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। ये सेक्टर सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद नहीं करेगा बल्कि इन्वायरमेंट को भी सुरक्षित करेगा, जो लॉन्ग टर्म में देश के विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। लेट्स मूव ऑन टू 16th नंबर क्वेश्चन, और ये लिया गया है आपके आर्टिकल गवर्नमेंट सेज क्रीमी लेयर्स नॉट एप्लीकेबल फॉर एससी एंड एसटी कोटा, इस वाले आर्टिकल से। सो 16 नंबर क्वेश्चन पूछता है द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विथ रिजर्वेशंस फॉर व्हिच ग्रुप? द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज ओबीसी। सो क्रीमी लेयर्स का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट का संबंध अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज ओके के लिए रिजर्वेशन से है। ओबीसीज क्रीमी लेयर्स उन ओबीसी इंडिविजुअल्स को रेफर करता है जो सोशल और इकोनॉमिक रूप से रिलेटिवली ज़्यादा डेवलप्ड है और उन्हें रिजर्वेशंस का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट के तहत ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है जो फाइनेंशियली और एजुकेशनली ज़्यादा आगे है ओके और इन्हें रिजर्वेशन के दायरे से बाहर रखा जाता है। क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट का एम है कि ओबीसी कैटेगरी के उन इंडिविजुअल्स को रिजर्वेशंस का लाभ मिल सके जो सच में सोशल और इकोनॉमिक डिसएडवांटेज फेस कर रहे हैं और जो क्रीमी लेयर के डेफिनेशन में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 17, The Supreme Court introduced the creamy layer concept in which landmark judgment? So the answer will be option number A, that is Indra Swane case. Okay, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को इंदिरा स्वैने केस 1992 ओके 1992 के लैंडमार्क जजमेंट में इंट्रोड्यूस किया था। इस जजमेंट को मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल माना, लेकिन साथ ही क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। कोर्ट ने कहा कि ओबीसीज के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली ज़्यादा फॉरवर्ड है और इन्हें रिजर्वेशंस का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को ओबीसी रिजर्वेशंस के दायरे से बाहर रखा ताकि सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा मिल सके जो सच में बैकवर्ड है और जिनको इसकी ज़रूरत है। Now let's move on to our 18th number question, which asks, the government's decision to exclude SC and ST categories from the creamy layer principle is based on social backwardness, that is option number B, social backwardness. तो सरकार का SC ST कैटेगरीज को क्रीमी लेयर प्रिंसिपल से एक्सक्लूड करने का फैसला सोशल बैकवर्डनेस पर आधारित है। SC ST कम्युनिटीज़ को हिस्टोरिकल और सोशल रूप से इतना डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है कि उनका सोशल बैकवर्डनेस अब भी काफ़ी गहरा है। इसलिए इन कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशंस का लाभ मिलता रहे, चाहे उनके कुछ मेंबर्स फाइनेंशियली बेटर पोजीशन में हो। इसलिए क्रीमी लेयर प्रिंसिपल्स को उन पर लागू नहीं किया गया। ये डिसीजन इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि SC ST कम्युनिटीज़ का सोशल डिसएडवांटेज उनकी इकोनॉमिक पोजीशन से परे है। वो डिपेंड नहीं करता उनका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है, और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशंस की ज़रूरत अब भी बनी हुई है। तो आप मुझे बताइए कि SC ST में क्रीमी लेयर का इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है। आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या सोच है, आपका क्या आपका क्या विजन है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। Let's move on to our 19th number question, that is, which of the following is not a benefit of the creamy layer concept? So the option number D, reducing overall reservation percentage. So reducing overall reservation percentage
क्रीमी लेयर कंसेप्ट का एक बेनिफिट नहीं है। क्रीमी लेयर कंसेप्ट का मेन उद्देश्य ये इंश्योर करना है कि रिजर्वेशंस का फायदा उन लोगों तक पहुंच सके जो सच में सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। इस कॉन्सेप्ट के जरिए ओबीसी कैटेगरी में जो फाइनेंशियली और सोशली आगे बढ़ चुके हैं उन्हें रिजर्वेशंस का लाभ नहीं मिलता और ये इंश्योर किया जाता है कि पूरा प्रोसेस फेयर और इक्विटेबल हो। लेकिन क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट का मकसद ओवरऑल रिजर्वेशन परसेंटेज को कम करना नहीं है। रिजर्वेशंस का परसेंटेज जो भी डिसाइड होता है वो क्रीमी लेयर कंसेप्ट से प्रभावित नहीं होता। ये कंसेप्ट सिर्फ ये इंश्योर करता है कि रिजर्व सीट्स का फायदा सही लोगों को मिल सके। नाउ question number 20 is the concept of creamy layer is not applicable to which of the following categories? OBCs, SC, STs or option B and C? That is a D, option both B and C. So of course both B and C, SC and ST होगा. That is option number D is the correct answer. Both B and C. So creamy layer concept SCs और STs categories पर लागू नहीं होता, इसीलिए correct answer क्या होगा? Option number D, both B and C. ओके सो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ OBCs दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए अप्लाई होता है ताकि OBCs कैटेगरी के जो फाइनेंशियली और सोशली एडवांस मेंबर्स हैं उन्हें रिजर्वेशंस का फ़ायदा ना मिले। लेकिन SCs और STs कम्युनिटीज़ के लिए क्रीमी लेयर कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इन कम्युनिटीज़ को अब भी सोशल और हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ता है अभी भी, चाहे उनके कुछ मेंबर्स फाइनेंशियली बेटर पोजीशन में हो। ऑलराइट, ओके सो 21 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि द न्यू बिल गिविंग स्टैट्यूटरी पावर टू द रेलवे बोर्ड विल रिप्लेस विच एग्जिस्टिंग एक्ट? ओके सो इट विल रिप्लेस ऑप्शन नंबर ए। Okay, option number A, that is the Indian Railways Act 1989. So नई बिल जो रेलवे बोर्ड को स्टैट्यूटरी पावर देगी उससे एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे एक्ट 1989 रिप्लेस किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो पावर्स और फंक्शंस पहले इंडियन रेलवे एक्ट 1989 के अंदर डिफाइन थे उन्हें अब नई बिल के थ्रू रिडिफाइन किया जा रहा है। नई बिल रेलवे बोर्ड को ज़्यादा अधिकार देगी और इसके ज़रिए रेलवे ऑपरेशंस और पॉलिसीज़ को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकेगा। इंडियन रेलवे एक्ट 1989 एक पुराने कानून है, एक पुराना कानून है जो रेलवेज के रेगुलेशन और मैनेजमेंट से जुड़े काफ़ी एस्पेक्ट्स को कवर करता है, लेकिन अब नए समय के मुताबिक चेंजेस की ज़रूरत थी, इसीलिए एक नई बिल इंट्रोड्यूस की जा रही है जो इस पुराने एक्ट को रिप्लेस करेगी। कौन सी एक्ट? इंडियन रेलवे एक्ट 1989। So next question is, the railway board in India is responsible for railway infrastructure development, railway policy formulation, safety and operation of Indian Railways, or all of the above? Yes, all of the above is the correct answer, option number D. That is, railway board India में इन सभी responsibilities के लिए जिम्मेदार है, इन सभी responsibilities के लिए जिम्मेदार है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्या बोला गया था? रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रेलवे बोर्ड का काम है रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जिसमें नए ट्रैक्स, स्टेशंस और मॉडर्न फैसिलिटीज का निर्माण शामिल है। सेकंड ऑप्शन क्या है? रेलवे पॉलिसी फॉर्मुलेशन। रेलवे बोर्ड अलग अलग पॉलिसीज बनाता है जो रेलवेज का ऑपरेशन, फेयर स्ट्रक्चर और सर्विसेज को रेगुलेट करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 बोला है सेफ्टी एंड ऑपरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज की सेफ्टी और ऑपरेशंस को इंश्योर करना भी रेलवे बोर्ड की जिम्मेदारी है। ये बोर्ड देखते हैं कि ट्रेन सेफ तरीके से चल रही है और पैसेंजर्स को बेहतर सर्विसेज मिल रही है, इसीलिए इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखता है रेलवे बोर्ड। ओके, जो ये साबित करता है कि आंसर डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? तो क्या बोलता है? द स्टैट्यूटरी पावर्स टू बी ग्रांटेड टू the railway boards will enhance, that statutory powers to be granted to the railway boards will enhance what? तो क्वेश्चन नंबर 23 पूछता है what? तो यहाँ पे क्या है?
Policy implementation, railway employee welfare, public private partnership, the answer will be option number B, operational efficiency. Okay, रेलवे बोर्ड को जो स्टैट्यूटरी पावर्स दिए जा रहे हैं उनसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार होगा. ओके, इसका मतलब ये है कि रेलवे बोर्ड को ज्यादा अधिकार मिलेंगे जिससे वो रेलवेज के ऑपरेशन को और भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, जैसे कि ट्रेन सर्विसेज का टाइमिंग, मेंटेनेंस और ओवरऑल मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में सुधार होगा. नए पावर्स के साथ डिसीजंस जल्दी लिए जा सकेंगे और रेलवे ऑपरेशन ज़्यादा स्मूथ और एफिशिएंट हो जाएंगे. ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब ये भी है कि ट्रेन ज़्यादा टाइम पर चलेंगी. ओके, पैसेंजर्स एक्सपीरियंस इम्प्रूव होगा. टाइम पर आना इंडियन रेलवे ट्रेन का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, और रेलवेज का परफॉर्मेंस ओवरऑल बेटर होगा. इस तरह स्टैट्यूटरी पावर्स रेलवे बोर्ड को इंडियन रेलवेज के ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से चलाने में मदद करेंगी. Now question number 24 is the railway board was originally constituted under which government? It was under British government. So रेलवे बोर्ड को सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया के दौरान बनाया गया था. ब्रिटिश रूल के टाइम पर जब इंडिया में रेलवेज का विकास हो रहा था तब रेलवेज को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रेलवे बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया. उस समय रेलवेज का स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट सेंट्रलाइज करने की ज़रूरत थी ताकि देश के अलग अलग हिस्सों में रेलवे ऑपरेशंस को स्मूथली चलाया जा सके. इसलिए ब्रिटिश इंडिया के अंडर रेलवे बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया जिससे रेलवेज के रेलवेज का जो रेगुलेशन है, प्लानिंग है और डेवलपमेंट अच्छे से किया जा सके. ये बोर्ड आज भी इंडियन रेलवेज के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इसकी शुरुआत ब्रिटिश एरा में ही हुई थी, बहुत पहले. ओके, नाउ 25th नंबर क्वेश्चन है द स्टैट्यूटरी पावर टू द रेलवे बोर्ड विल इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, all of the above. क्यों? The budget allocation for projects. Okay, ये भी फंक्शन इंक्लूड है. डायरेक्ट कंट्रोल ओवर रेलवे जोन्स, ये भी इंक्लूड है. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी इंक्लूड है. सो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. सो रेलवे बोर्ड को जो स्टैट्यूटरी पावर्स दिए जा रहे हैं उनमें ये सभी फंक्शंस शामिल होंगे, ये सभी के सभी. दैट इज ऑप्शन ए, बी एंड सी. सो बजट एलोकेशन फॉर प्रोजेक्ट्स, जो ऑप्शन नंबर ए है, रेलवे बोर्ड को प्रोजेक्ट्स के लिए बजट एलोकेट करने का अधिकार मिलेगा जिससे रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा और रिसोर्सेज सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकेंगे. ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? डायरेक्ट कंट्रोल ओवर रेलवे जोन्स. रेलवे बोर्ड को अलग अलग रेलवे जोन्स पर सीधा कंट्रोल होगा. ओके, जिससे ऑपरेशंस और मैनेजमेंट ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड और एफिशिएंट हो जाएंगे. ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. रेलवे बोर्ड को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदारी मिलेगी जिससे नए प्रोजेक्ट्स, मॉडर्नाइजेशन और लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव किए जा सकेंगे. इसीलिए इन सभी फंक्शंस के साथ रेलवे बोर्ड का रोल और भी ज़्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल हो जाएगा. सो आंसर नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही है क्योंकि ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब रेलवे बोर्ड के अंदर आएगी. ओके, नाउ सो क्वेश्चन नंबर 26 है द सुप्रीम कोर्ट स्टेट द बैन ऑन हिजाब इन विच इंडियन स्टेट. सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका. सो सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका राज्य में हिजाब पर लगाए गए बैन को बरकरार रखा है. इसका मतलब ये है कि कर्नाटका में जो हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं किया और उस बैन को चलाने दिया. ये डिसीजन कर्नाटका के स्कूल्स और कॉलेजेस में यूनिफॉर्म के रूल्स को लेकर आया था जिसमें हिजाब पहनने को लेकर विवाद उठा था. कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि ये मैटर स्टेट गवर्नमेंट के जुरिसडिक्शन में आता है, इसलिए बैन को वैसे ही रखा गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है
The Supreme Court stay on the hijab ban was based on which fundamental right? So it was based on right to freedom of religion. So Supreme Court का हिजाब बैन पर स्टे देना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आधार पर था. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन भारत के संविधान के आर्टिकल 25 याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन एक आ सकता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है. आर्टिकल 25 में दिया गया है जो हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है. जब कर्नाटका में हिजाब पर बैन लगाया गया तो इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए कहा गया कि ये बैन लोगों के धार्मिक अधिकार को छीन रहा है. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को ध्यान में रखते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के मुताबिक कपड़े पहनने का अधिकार है और इसीलिए हिजाब बैन पर स्टे लगाया. इस फैसले का मूल आधार लोगों का राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का सुरक्षण था. ओके, जिससे उन्हें अपने धार्मिक बिलीव्स को फॉलो करने का पूरा अधिकार मिले. क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? द हिजाब बैन केस इन कर्नाटका primarily revolves around which article of Indian Constitution? अभी बोला था मैंने पहले वाले क्वेश्चन में, क्या बोला था? आर्टिकल 25. सो कर्नाटका में हिजाब बैन का केस मूल रूप से भारत के संविधान के आर्टिकल 25 के इर्द गिर्द घूमता है. आर्टिकल 25 हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है. इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने मर्जी से अपने धर्म के अनुसार कपड़े पहन सकता है, पूजा कर सकता है और अपने धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो कर सकता है. कर्नाटका में जब हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई तो इससे आर्टिकल 25 के वायोलेशन के रूप में देखा गया. इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस प्राइमरीली इस बात पर आधारित था कि क्या हिजाब बैन लोगों के आर्टिकल 25 के अंतर्गत दिए गए धार्मिक अधिकार को छीन रहा है या नहीं. कोर्ट ने आर्टिकल 25 के अधिकार को सुरक्षित करते हुए हिजाब बैन पर स्टे लगाया जो इस आर्टिकल के महत्व को दर्शाता है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 है The college directive banning hijab was challenged under which legal principle? So it was under religious freedom. Option number D. कॉलेज के डायरेक्टिव जो हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा रहा था उसको रिलीजियस फ्रीडम के आधार पर चैलेंज किया गया. रिलीजियस फ्रीडम का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, पालन करने, उसके अनुसार जीने का पूरा अधिकार होता है. जब कॉलेज ने हिजाब पहनने से मना किया तो इस डायरेक्टिव को स्टूडेंट्स ने अपने धार्मिक अधिकार यानी रिलीजियस फ्रीडम के उल्लंघन के रूप में देखा. इसीलिए ये केस कोर्ट में ले जाया गया ताकि ये तय हो सके कि क्या कॉलेज का डायरेक्टिव जो हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा रहा था स्टूडेंट्स के रिलीजियस फ्रीडम को तोड़ रहा है या नहीं. यानी लीगल प्रिंसिपल था जिसके आधार पर, नॉट अधिकार, आधार पर इस डायरेक्टिव को चैलेंज किया गया जिससे लोगों को अपना रिलीजियस फ्रीडम, दैट इज अधिकारी है उनका, ये उनका फंडामेंटल राइट आ जाता है रिलीजियस फ्रीडम, तो वो मेंटेन रहे. ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 30 है व्हिच इंस्टीट्यूशन ओरिजिनली इम्पोज्ड द हिजाब बैन दैट लेड टू द लीगल डिस्प्यूट. सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, अ गवर्नमेंट कॉलेज. ओके, सो हिजाब पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसका शुरुआत एक गवर्नमेंट कॉलेज से हुई थी जिससे बाद में ये लीगल डिस्प्यूट शुरू हुआ था. सो कर्नाटका का एक गवर्नमेंट कॉलेज ने अपने स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस कोड इंप्लीमेंट करने के दौरान हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई. इस डायरेक्टिव के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने इस डिसीजन को चैलेंज किया क्योंकि उनका कहना था कि ये उनके रिलीजियस फ्रीडम का उल्लंघन कर रहा है. ओके, इस डायरेक्टिव ने ही लीगल डिस्प्यूट को जन्म दिया जो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. इस तरह एक गवर्नमेंट कॉलेज के इस फैसले ने हिजाब बैन के मामले को शुरू किया जो देश भर में एक बड़ा मुद्दा बन गया. क्वेश्चन नंबर 31 दैट इज
The new treatment regimen for drug-resistant TB aims to reduce the treatment duration to option number C 6 months. Okay, 6 months. So AIMS ने drug-resistant TB, okay, tuberculosis जिसे हम बोलते हैं TB के लिए जो नया ट्रीटमेंट रिजीम इंट्रोड्यूस किया है उसके तहत अब ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 6 महीने का होगा। पहले ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का ट्रीटमेंट काफी लंबा और कॉम्प्लेक्स होता था, जिसमें पेशेंट को कई महीने या कभी-कभी सालों तक दवा लेते रहना पड़ता था। लेकिन अब नई रिसर्च और डेवलपमेंट्स के जरिए एम्स ने एक ऐसा ट्रीटमेंट रिजीम तैयार किया है जिसमें पूरा इलाज सिर्फ 6 महीने में खत्म हो जाएगा। ये नई ट्रीटमेंट अप्रोच पेशेंट्स के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगी और उनकी रिकवरी भी पहले के मुकाबले जल्दी होगी। ओके, इसका मतलब है कि पेशेंट्स को कम समय तक मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, जिससे उनके जीवन पर टीबी का असर कम होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है, द रिवाइज्ड treatment for drug resistant TB includes the introduction of which new drug? So it was option number A, bedaquiline. Okay. ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए जो रिवाइज ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें एक नई दवाई बेडाक्विलाइन शामिल की गई। तो बेडाक्विलाइन एक पावरफुल एंटीबायोटिक है जो उन टीबी केसेस में काम आता है जहां दूसरी दवाएं इफेक्टिव नहीं होती। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का मतलब होता है कि टीबी के बैक्टीरिया पहले के स्टैंडर्ड इलाज से खत्म नहीं होते, इसलिए इससे ट्रीट करने के लिए नए और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की जरूरत होती है। बेडाक्विलाइन को इस नए ट्रीटमेंट रिजीम में शामिल किया गया है ताकि इलाज का समय कम हो और ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव हो। ये दवा टीबी के बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है और पेशेंट्स के लिए रिकवरी प्रोसेस को फास्ट करती है। इसलिए अब टीबी के इलाज में बेडाक्विलाइन का यूज बड़ी एडवांसमेंट माना जा रहा है। बेडाक्विलाइन स्पेलिंग देख लेना आप लोग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द न्यू टीबी regimen in India is being rolled out under which national program? So it is rolled out under revised national TB control program. इंडिया में ऑप्शन नंबर बी। ओके, इंडिया में जो नया टीबी ट्रीटमेंट रिजीम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उससे रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP के अंडर रोल आउट किया जा रहा है। रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम भारत का एक मेजर हेल्थ इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य टीबी के केसेस को कंट्रोल करना और इस बीमारी से मुक्त भारत बनाना है। इस प्रोग्राम के तहत नए ट्रीटमेंट रिजीम्स और दवाओं का रोल आउट किया जा रहा है ताकि टीबी के इलाज में सुधार हो सके और पेशेंट्स को बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। इस नए रिजीम में ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के इलाज के लिए अपडेटेड प्रोटोकॉल्स और मेडिसिन को शामिल किया गया है, जिसमें बेडाक्विलाइन जैसे पावरफुल दवाओं का यूज किया जा रहा है। ये प्रोग्राम देश भर में टीबी के स्प्रेड को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। Now, next question is, India is focusing on shorter TB treatment regime primarily to option number A, improve patient compliance. Okay, इंडिया का शॉर्टर टीबी ट्रीटमेंट रिजीमन पर फोकस करने का मूल उद्देश्य पेशेंट कंप्लायंस को इम्प्रूव करना है। पेशेंट कंप्लायंस का मतलब है कि पेशेंट्स अपने ट्रीटमेंट प्लान को पूरी तरह से फॉलो करते हैं या नहीं। जब ट्रीटमेंट लंबा होता है तो कई बार पेशेंट्स दवा लेनी छोड़ देते हैं या ट्रीटमेंट अधूरा छोड़ देते हैं, जो टीबी के कंट्रोल में बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। शॉर्टर ट्रीटमेंट रेजिमेंट से पेशेंट्स के लिए पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करना आसान हो जाता है और इससे उनकी रिकवरी की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इसीलिए इंडिया ने टीबी ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कम करने पर ध्यान दिया है ताकि पेशेंट कंप्लायंस बेटर हो और टीबी को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। Now next question is, drug resistant TB poses a significant challenge to India's goal of eliminating TB by 2025. ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भारत के टीबी को 2025 तक एलिमिनेट करने के लक्ष्य के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ओके,
सो 2025 तक टीबी को खत्म करने का भारत का लक्ष्य काफी एम्बिशियस है, लेकिन ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसमें टीबी के बैक्टीरिया स्टैंडर्ड इलाज से नहीं मरते, इस मिशन के रास्ते में बड़ी रुकावट बन सकता है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का इलाज ज्यादा कॉम्प्लेक्स, लंबा और कॉस्टली होता है और इसके केसेस बढ़ने से टीबी का एलिमिनेशन एफर्ट्स को धक्का लगता है। इसीलिए भारत में नए ट्रीटमेंट रिजीम्स और दवाओं को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस को इफेक्टिवली ट्रीट किया जा सके और 2025 तक टीबी एलिमिनेशन का गोल अचीव हो सके। लेकिन ये चैलेंज काफी सिग्निफिकेंट है और इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स का साथ और प्रयास जरूरी होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है। The Prime Minister inaugurated which major infrastructure project in 2024? Option number C will be the correct answer. Delhi Mumbai Expressway. So अगस्त 2024 में प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया। ये एक्सप्रेसवे भारत का एक बड़ा और सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो दिल्ली और मुंबई के बीच की ट्रेवल टाइम को ड्रामेटिकली रिड्यूस करेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक होगा, जो लगभग 1000 दैट इज 1386 किलोमीटर्स का होगा। इस एक्सप्रेसवे कितना होगा, मैं लिख देती हूँ 1386 किलोमीटर। इस एक्सप्रेसवे की कंप्लीशन से पहले जो यात्रा करने में 24 घंटे 24 घंटे लगते थे, वो अब सिर्फ 12 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगी। ये एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे नेटवर्क को बूस्ट करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये इंडिया के 2 बड़े इकोनॉमिक हब्स को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे में मल्टीपल मॉडर्न फीचर्स होंगे, जैसे कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, डेडिकेटेड सर्विस लेन्स और एडवांस सेफ्टी मेजर्स। ये प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसमें ग्रीन कॉरिडोर्स और वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स जैसे एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं। इसका इनॉग्रेशन एक मेजर माइलस्टोन है भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जो देश को आगे ले जाने में मदद करेगा। Now next question is, which country recently joined the International Solar Alliance? That is option number D, USA. So recently USA ने फिर से International Solar Alliance ISA ज्वाइन किया है। ISA एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो 2015 में इंडिया और फ्रांस के कोलैबोरेशन से शुरू हुआ था और इसका मेन एम सोलर एनर्जी के प्रमोशन और यूसेज को बढ़ावा देना है। पहले यूएसए इस अलायंस का पार्ट नहीं था, लेकिन अब उसने दोबारा से ज्वाइन करके अपनी कमिटमेंट दिखाई है रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करने में। यूएसए का रिजॉइनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है और उसकी इन्वॉल्वमेंट से सोलर एनर्जी इनिशिएटिव्स को ग्लोबल लेवल पर एक नई स्पीड मिलेगी। आईएसए का ऑब्जेक्टिव है कि सारी मेंबर कंट्रीज मिलकर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करें टेक्नोलॉजी और फंडिंग्स के जरिए। यूएसए का दोबारा से ज्वाइन करने से अलायंस के एफर्ट्स को एक नया डायरेक्शन मिलेगा, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट ग्लोबल फाइट में। ये स्टेप रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर को स्ट्रेंथन करने के लिए और प्लैनेट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूएसए का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। नाउ व्हिच स्टेट इन इंडिया डिक्लेयर्ड अगस्त 9th एज ग्रीन डे? सो केरला, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केरला। सो केरला ने 9th अगस्त को ग्रीन डे डिक्लेयर किया है। ये इनिशिएटिव एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबिलिटी के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए लिया गया है। ग्रीन डे के दिन केरला में लोगों को पेड़ लगाने, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने और नेचर कंजर्वेशन के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के लिए एनकरेज किया जाता है। इस दिन गवर्नमेंट और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस भी डिफरेंट प्रोग्राम्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे लोगों को एनवायरनमेंट की ज़रूरत और उसके प्रोटेक्शन के इम्पोर्टेंस के बारे में एडुकेट किया जा सके। केरला का ये स्टेप एक सिग्निफिकेंट एफर्ट है नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए
और इससे बाकी स्टेट्स को भी इंस्पिरेशन मिल सकती है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स अडॉप्ट करने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल हैंडलूम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन August 7, that is option number A. So नेशनल हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन भारत के रिच हैंडलूम हेरिटेज और वीवर्स की कंट्रीब्यूशन को ऑनर करने के लिए मनाया जाता है। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे इसलिए सिलेक्ट किया गया था क्योंकि इसी दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन का मेन फोकस इंडियन मेड गुड्स स्पेशली हैंडलूम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना था और ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करना था। ये दिन हैंडलूम इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है जो मिलियंस ऑफ वीवर्स और आर्टिसंस के लाइवलीहुड का सोर्स है। नेशनल हैंडलूम डे पर वेरियस इवेंट्स, एग्जीबिशंस और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें हैंडलूम प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है और लोगों को इस इंडस्ट्री के सिग्निफिकेंस के बारे में अवेयर किया जाता है। ये सेलिब्रेशन हमारे देश की रिच कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के साथ साथ वीवर्स के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने का एक तरीका भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमन शेरावत्स recent achievement in wrestling highlights the importance of which of the following? ऑप्शन नंबर ए है गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एथलीट, बी है ट्रेडिशनल सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग सेंटर्स, सी है रोल ऑफ इंडिविजुअल डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। सो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सो अमन शेरावत की रीसेंट अचीवमेंट इन रेसलिंग ये हाईलाइट करती है कि ऑल ऑफ द अबव फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है? गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एथलीट्स, सरकार की सहायता। अमन की सक्सेस में गवर्नमेंट का सपोर्ट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है क्योंकि स्पोर्ट्स के प्रमोशन और एथलीट्स के डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स और प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इनमें फंडिंग, ट्रेनिंग, फैसिलिटीज और इंटरनेशनल एक्सपोजर जैसी चीजें शामिल होती है जो किसी भी एथलीट की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। ओके, सो ट्रेडिशनल सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर्स, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्या बोलता है? ट्रेडिशनल ट्रेनिंग सेंटर्स और अखाड़ा जो होता है, अखाड़ा जिसे हम बोलते हैं, उसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन सेंटर्स में एथलीट्स को उनके स्किल्स को पॉलिश करने, टेक्निक्स को इम्प्रूव करने और अपने स्पोर्ट्स में मास्टरी हासिल करने का मौका मिलता है। अमन ने भी अपनी इनिशियल ट्रेनिंग ट्रेडिशनल सेंटर से ही ली थी जो उनकी सक्सेस का एक बड़ा रीजन है। सो ऑप्शन नंबर 3 क्या बोलता है? रोल ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन एंड डिसिप्लिन। सो व्यक्तिगत शिक्षा और अनुशासन का महत्व। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, दैट एक सक्सेसफुल एथलीट बनने के लिए एजुकेशन और डिसिप्लिन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो अमन की अचीवमेंट ये प्रूव करती है कि इंडिविजुअल डिसिप्लिन, रिगोरस ट्रेनिंग, ओके, रिगोरस मतलब हार्डकोर ट्रेनिंग, ओके, शेड्यूल फॉलो करना और अपनी एजुकेशन को बैलेंस करना एसेंशियल है। ये फैक्टर्स उनकी सक्सेस में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए अमन शेरावत की अचीवमेंट से ये सभी फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस हाईलाइट होती है जो मिलकर एक एथलीट की सक्सेस को डिफाइन करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज इमोशनल कनेक्ट विथ हॉकी इज प्राइमरीली ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल सक्सेस इन, ऑप्शन नंबर बी, ओलंपिक्स। इंडिया का हॉकी के साथ इमोशनल कनेक्ट प्राइमरीली ओलंपिक्स में उसकी हिस्टोरिकल सक्सेस की वजह से है। हॉकी में इंडिया का एक ग्लोरियस पास्ट रहा है, स्पेशली ओलंपिक्स में 1928, ओके, 1928 से लेकर 1956 तक इंडिया ने कॉन्टिन्यूअस 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस पीरियड में इंडियन हॉकी टीम दुनिया में डोमिनेंट फोर्स थी और इसने अपने स्किल्स, टीम वर्क और डेडिकेशन से पूरी दुनिया को अपने खेल का फैन बना दिया। ये सक्सेस इंडियन लोगों के लिए एक प्राइड का सोर्स बन गया और हॉकी को देश का नेशनल गेम बनाने में मदद मिला। हर ओलंपिक विक्ट्री ने लोगों के इमोशंस को इंडियन हॉकी के साथ डीपली कनेक्ट कर दिया और ये कनेक्शन आज तक बना हुआ है।
ओलंपिक्स में इस हिस्टोरिक सक्सेस का कारण ही जब भी हॉकी का जिक्र होता है तो लोगों के दिल में एक अलग ही जज्बा होता है। तो ये इमोशनल कनेक्ट इंडिया के स्पोर्ट्स कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो हॉकी को एक स्पेशल प्लेस देता है इंडियन हार्ट्स में, इंडियन दिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया won its first Olympic gold medal in hockey in which year? It won in 1928. इंडिया ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल हॉकी में 1928 में जीता था। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम ने अपना ओलंपिक डेब्यू किया और बिना किसी मैच में ग्लोबल कॉन्सीड किया टूर्नामेंट जीत लिया। ओके, सो बिना किसी, तो क्या हुआ, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम ने अपना ओलंपिक डेब्यू किया। पहला उन्होंने ट्राई, मतलब पहला उनका फर्स्ट टर्न था और बिना किसी मैच में गोल कंसीड किए टूर्नामेंट जीत लिया। सी, सो अमेजिंग, राइट। इस विक्ट्री से इंडिया ने अपने आप को एक हॉकी पावर हाउस के रूप में एस्टेब्लिश किया। इस जीत के साथ ही इंडिया ने अपने लिए गोल्डन एरा का आगाज किया जिसमें अपने आने वाले कई सालों तक इंडियन हॉकी टीम ओलंपिक पोडियम पर डोमिनेट करती रही। ये पहला गोल्ड मेडल सिर्फ एक स्पोर्ट्स विक्ट्री नहीं थी बल्कि इसने पूरे देश में हॉकी के प्रति एक डीप इमोशनल कनेक्ट बनाया जो आज तक बना हुआ है। 1928 के ये जीत इंडियन हॉकी हिस्ट्री का एक प्राउड मूवमेंट है जिसे हर इंडियन याद रखता है। नाउ, which Indian state is often referred to as the cradle of Indian hockey? That is option number A, पंजाब। पंजाब को अक्सर cradle of Indian hockey कहा जाता है। क्यों? पंजाब ने इंडियन हॉकी को कई लेजेंडरी प्लेयर्स दिए हैं जो अपने स्किल्स और डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं। इस स्टेट में हॉकी एक पॉपुलर स्पोर्ट्स है और यहाँ के गांव-गांव में हॉकी का जुनून देखा जा सकता है। पंजाब के प्लेयर्स ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर इंडिया के लिए कई मेडल्स जीते हैं और उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से देश का नाम रोशन किया है। हॉकी के प्रति पंजाब का डीप कनेक्शन इसीलिए बन गया क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए हॉकी सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। ट्रेनिंग सेंटर्स और अखाड़ा यहाँ हर जगह मिलेंगे जहाँ से कई टैलेंटेड प्लेयर्स निकल कर आए हैं। पंजाब के प्लेयर्स की फिजिकल फिटनेस, स्पीड और गेम सेंस इंडियन हॉकी को एक यूनिक स्ट्रेंथ देती है। इसी वजह से पंजाब को क्रेडल ऑफ इंडियन हॉकी के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये स्टेट इंडियन हॉकी के फाउंडेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which Indian hockey player is known as the wizard of hockey? So that is option number B, ध्यानचंद। That is मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को विजर्ड ऑफ हॉकी इसके नाम से जाना जाता है। ध्यानचंद इंडियन हॉकी के सबसे आइकॉनिक और लेजेंडरी प्लेयर्स में से एक हैं। उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल और बॉल कंट्रोल के लिए उन्हें विजर्ड कहा जाता है। उन्होंने अपने खेल के दौरान इतनी मास्टरी हासिल की थी कि उनकी हॉकी स्टिक से बॉल कैसे चिपक जाता था ये देखकर लोग हैरान रहते थे। ध्यानचंद ने अपने करियर में भारत के लिए 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते, 1928, 1932 एंड 1936 में। ओके, उन्होंने अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से सिर्फ इंडिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हॉकी का फैन बना दिया। उनका नाम आज भी हॉकी के हिस्ट्री में एक लेजेंड के रूप में लिया जाता है। उनकी कला और डेडिकेशन के कारण ध्यानचंद को विजर्ड ऑफ हॉकी कहलाया गया और उनका लेगेसी आज भी यंग प्लेयर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। नो, क्वेश्चन नंबर 45 है which South Asian athlete won the gold medal in javelin throw at Tokyo 2020 Olympics? तो इट इज नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर ए। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर एक हिस्टोरिक अचीवमेंट हासिल की। नीरज चोपड़ा भारत के पहली एथलीट है जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 87.58 मीटर्स का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
इस जीत से नीरज ने ना सिर्फ भारत का नाम रोशन किया बल्कि पूरे साउथ एशिया में अपना एक अलग ही आइडेंटिटी बनाई। ये विक्ट्री इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने भारत को एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया। नीरज की जीत ने मिलियंस ऑफ इंडियंस को इंस्पायर किया और स्पोर्ट्स के प्रति उनका पैशन और भी बढ़ाया। इस अचीवमेंट के बाद नीरज चोपड़ा एक नेशनल हीरो बन गए और उनका नाम हिस्ट्री में अमर हो गया। Now next question, NEET PG is an entrance exam for admission to option number B postgraduate medical courses। NEET PG एक एंट्रेंस एग्जाम है जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जाम के जरिए MBBS ग्रेजुएट्स अपने मेडिकल करियर को आगे बढ़ाने के लिए MD दैट इज डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, MS मास्टर ऑफ सर्जरी और PG डिप्लोमा जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। नीट पीजी भारत का एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें स्टूडेंट्स अपने नॉलेज और स्किल्स को टेस्ट करते हैं ताकि वो टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पीजी कोर्सेज के लिए क्वालिफाई कर सके। इस एग्जाम का सिलेबस MBBS करिकुलम पर बेस्ड होता है और इसमें क्लिनिकल नॉलेज के साथ साथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स का भी टेस्टिंग होती है। नीट पीजी की रैंक के बेसिस पर स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया और स्टेट लेवल काउंसलिंग के जरिए कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में अपना करियर बनाना चाहता है तो नीट पीजी क्लियर करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Which body conducts the NEET PG exam? Option number C, National Board of Examination NBE। So, National Board of Examination NEET PG एग्जाम को कंडक्ट कराती है। NBE एक ऑटोनमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है। ये बॉडी नीट पीजी के अलावा और भी कई मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स और सर्टिफिकेशन एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है जो मेडिकल प्रोफेशनल्स के एजुकेशन और प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करते हैं। NBE का मेन ऑब्जेक्टिव हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन और एग्जामिनेशन को मेंटेन करना है ताकि भारत में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्वालिटी इंश्योर की जा सके। नीट पीजी के जरिए NBE क्वालिफाइड डॉक्टर्स को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन दिलाने का काम कराती है। Next question is NEET PG is necessary for admission in which of the following courses? So, MD/MS, DNB, diploma courses in medical disciplines. So, basically all of the above. So, इन सब courses में NEET PG is important admission के लिए. Okay. सो नीट पीजी एग्जाम जरूरी है इन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए, ABC सभी के लिए। सो MD एंड MS डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड मास्टर्स ऑफ सर्जरी। सो नीट पीजी के स्कोर के बेसिस पर स्टूडेंट्स को MD एंड MS कोर्सेज में एडमिशन मिलता है जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्रीज है। ये कोर्सेज स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक मेडिकल स्पेशलाइजेशन में एडवांस ट्रेनिंग देते हैं। DNB डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। DNB भी एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल क्वालिफिकेशन है जो NBE के द्वारा दिया जाता है। ये MD/MS के इक्विवेलेंट होता है और इसमें एडमिशन के लिए भी नीट पीजी क्लियर करना जरूरी है। ना ऑप्शन नंबर C क्या है? डिप्लोमा कोर्सेज इन मेडिकल डिसिप्लिन्स। मेडिकल फील्ड में भी वेरियस डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, तो जिसमें स्पेसिफिक एरियाज में स्पेशलाइजेशन मिलती है। इन डिप्लोमा कोर्सेज में भी एडमिशन के लिए नीट पीजी की रैंक कंसिडर की जाती है। इसीलिए करेक्ट आंसर D ऑल ऑफ द अबव है क्योंकि नीट पीजी इन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 प्राइमरीली सीक्स टू, क्या सीख करता है? ऑप्शन नंबर C, रिड्यूस द पावर्स ऑफ वक्फ बोर्ड्स। ओके, द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वक्फ बोर्ड के पावर्स को रिड्यूस करना है। इस बिल के थ्रू गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड्स के कुछ पावर्स और अथॉरिटीज को कम करना चाहती है ताकि उनके फंक्शंस और डिसीजंस को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया जा सके। इस अमेंडमेंट का मकसद ये है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का बेटर मैनेजमेंट हो सके और किसी भी तरह की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज या मिसयूज को रोका जा सके। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के प्रोविजंस के जरिए
वक्फ बोर्ड्स के डिस्क्रिशनरी पावर्स को लिमिट किया जाएगा। ओके और उनके ऑपरेशंस पर ज़्यादा ओवरसाइट और कंट्रोल रखा जाएगा। ये बिल वक्फ प्रॉपर्टीज़ के यूटिलाइजेशन और उनसे जुड़ी एक्टिविटीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बनाया गया है, जिससे कम्युनिटी के वेलफेयर को इंश्योर किया जा सकेगा। इस बिल का फोकस वक्फ बोर्ड के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को मोर रेगुलेटेड और सिस्टमेटिक बनाना है, जिससे उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़े और वक्फ प्रॉपर्टीज का बेस्ट यूज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इंट्रोड्यूस किया है। ये मिनिस्ट्री भारत के माइनॉरिटी कम्युनिटीज के राइट्स और वेलफेयर के लिए काफी काम करती है। इस बिल को इंट्रोड्यूस करने का मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज और वक्फ बोर्ड्स के मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड्स की कुछ पावर्स को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज का बेटर मैनेजमेंट हो सके और उन्हें मिसयूज होने से रोका जा सके। इस बिल के थ्रू मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को एफिशिएंटली और फेयरली मैनेज किया जाए और उनका यूज कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आने वाले वक्फ बोर्ड इस अमेंडमेंट का ज़्यादा बेटर रेगुलेटेड और अकाउंटेबल होंगे, जिससे उनकी फंक्शनिंग और ट्रांसपेरेंट बनेंगी। तो इस बिल के थ्रू क्या होगा, मिनिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना है कि वक्फ बोर्ड का इफेक्टिवली और फेयरली मैनेज किया जाए, ठीक है, और उनका जो कम्युनिटी का वेलफेयर किया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आने वाला जो ये वक्फ बोर्ड है, इसका जो अमेंडमेंट है, इससे मतलब इस ज़्यादा रेगुलेटेड और अकाउंटेबल हो, ये इंश्योर किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, देखते हैं। द वक्फ बोर्ड इन इंडिया प्राइमरीली मैनेजेस प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर बी, रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स। ओके, सो भारत में वक्फ बोर्ड प्राइमरीली रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोमेंट्स से जुड़ी प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट करता है। वक्फ प्रॉपर्टीज उन एसेट्स को रेफर करती है जो किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए डेडिकेट की गई होती है। ये प्रॉपर्टीज ज्यादातर मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान, मदरसाज और ऐसे ही रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़ी होती है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए यूज होती है। वक्फ बोर्ड का काम इन प्रॉपर्टीज का सही मैनेजमेंट, मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, ताकि उनका यूटिलाइजेशन उनकी इंटेंडेड पर्पस के लिए हो सके। ये बोर्ड्स इंश्योर, मतलब ये वक्फ बोर्ड इंश्योर करते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज का यूज रिलीजियस और चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए किया जाए और किसी भी तरह का मिसयूज या इरेगुलरिटीज ना हो। इन प्रॉपर्टीज से जो इनकम जनरेट होती है, उसका भी प्रॉपर अकाउंटिंग और यूटिलाइजेशन वक्फ बोर्ड्स के अंडर होता है। Now the last question is, the Waqf Act 1995 was originally enacted to option number B, regulate and manage Waqf properties. Waqf Act 1995 को असली में इसलिए बनाया गया था ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज का रेगुलेशन और मैनेजमेंट किया जा सके। वक्फ प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो किसी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए डेडिकेट की जाती है और इनका यूज सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही किया जा सकता है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज का सही तरीके से देखभाल करना और इंश्योर करना कि इनका मिसयूज ना हो काफी जरूरी है। इसीलिए वक्फ एक्ट 1995 को इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज को सही से मैनेज किया जा सके और जो लोग इन प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सके। इस एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड्स बनाए गए हैं जो इन प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑलराइट, सो इसी के साथ हमारा सारा एमसीक्यू खत्म होता है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का। और आज कंप्लीट
न्यूज़पेपर एनालिसिस किया गया है, कुछ भी इम्पोर्टेंट छोड़ा नहीं गया है, यहाँ पे सब कुछ कवर किया गया है। अगर आपको द हिंदू का PDF चाहिए तो जो नीचे लिंक होगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, उससे आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपने देखा है तो प्लीज मेक श्योर टू गिव अस अ लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो योर फीडबैक्स एंड योर क्वेरीज एंड योर डाउट्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सो वो भी अपडेटेड रहे करंट अफेयर्स में। तो ये जो करंट अफेयर एनालिसिस है MCQ पैटर्न में, सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, बी इट UPSC, बी इट PCS, बी इट SSC, बी इट एनी एग्जाम। ओके, so all the very best. Thank you for watching.